सूरज को दिया दिखाना है। तो एक मेरा मुन्नीलाल भाई साहब से निवेदन है अभी चले गए। है बोलो। सामने दिख रहा हूँ, हाथ जोड़े। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, और मुझे पता है आपके उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। एक मेरा विचार ये है, देखिए यहाँ तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन आपके यहाँ हो सकता है, जितनी भी नजूल भूमियां हैं उन पे योग भवन का प्रस्ताव मोहन यादव जी को दीजिए। देखिए, जो सक्षम लोग हैं वो कहीं भी जाके योग कर सकते हैं, लेकिन जो अक्षम लोग हैं, अब इतने सारे हमारे सर्टिफिकेट लेके लोग घूम रहे हैं, उनको कुछ दिलवाइए तो सही काम धाम, नहीं तो वो घर में पड़े पड़े रजाइयों में सर्टिफिकेट में भी जंक लग जा रहा है, उनमें भी जंक लग जा रहा है। एक प्रस्ताव बनाइए, यहां पे हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू करी है अपने अपने माध्यम से। तो ऐसे लोगों के साथ जो विवाद के कारण होते हैं ना, नहीं तो वो कोई मंदिर बना देता, कोई दुकान बना देता, कोई मस्जिद बना देता, कोई कुछ बना देता, वहां पे योग भवन बनवाइए ताकि सांप्रदायिक सौहार्दता बनी रहे। ये मेरा विचार है। आप इसके लिए सक्षम हैं, उपयुक्त हैं, तो ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और गुरु के कार्य में एक हमारी छोटी सी पुष्पांजलि होगी। विचार से ही दुनिया जीती जाती साहब, हथियारों से नहीं जीती जाती। जय हो प्रभु। आदरणीय भ्राता जी, ये समझ लीजिए कि योग भवन बन जाएंगे मध्य प्रदेश में। अब आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो भी सुझाव देंगे हो जाएगा, प्रयास करूंगा। और ये श्रेय युगहार कार्यक्रम को जाएगा कि युगहार में आदरणीय मुकेश जी ने प्रस्ताव रखा था, और ये आगे देखने को मिलेगा, निश्चित मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास। मुझे बुलाना जरूर आप। जरूर। हाँ, मेरे को बड़ी अच्छा लगता है जब ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग आते हैं ना योग करने, मुझे तब बड़ी अच्छा लगता है। देखिए साहब, आप इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लें। जो लोग सक्षम है वो कहीं भी जाके योग कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे जिनको कुछ नहीं पता है और उनके अंदर ना बड़ी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की विषय को, तो ऐसे लोग अगर सही हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। जल्दी से जल्दी हरिद्वार एक पीठ भी आएंगे, पधारेंगे वो निश्चित। परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे, सिद्धि आचार्य जी का आशीर्वाद लेंगे, और ऐसी मेरी चर्चा भी हो गई है। और वो तो क्योंकि शिवराज जी से भी उस समय योग आयोग का गठन हुआ, इस प्रस्ताव रखे थे, आज एक पीठ में यहाँ बुलाया था, ये भी आएंगे और जो अपन कहेंगे वो सब करेंगे। जी जी जी। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर एक भजन में हैं। जी सर, इरशाद। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल दल चरखा चाले पांच रंग की पूनी, अष्ट कमल दल चरखा चाले पांच रंग की पूनी, 9-10 मास बनन को लागे, 9-10 मास बनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, जब मोरी चादर बन घर आई धुबियन के घर दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई धुबियन के घर दीनी, सूरत सिला पर दे फटकारो, सूरत सिला पर दे फटकारो, किस्बत निर्मल कीनी
चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। भजन बहुत लंबा है और मैं इसको सब गाना अभी पसंद नहीं करूंगा। ये जो दो अंतरे मैंने आपके सामने गाए, अष्ट कमल दल चरखा चाले, यानी 8 चक्र हमारे शरीर के भीतर होते हैं, उनको जागृत करना और उनको भेदना, ये मुख्य कार्य है। लेकिन हमने उस ओर से अपना ध्यान हटा के भौतिकता में अपने ध्यान को लगा दिया, इसीलिए आज हम परेशान हैं। दूसरा है जो जब मोरी चादर बन घर आई धुबियन के घर दी, यानी गुरु की शरण में जब आप जाते हैं तब आप गुरु के बताए मार्ग पर चलें, तब जाके जीवन संवरेगा। क्योंकि सुरत सिला पर दे फटकारो किस बिद निर्मल की, गुरु जो होता है अपने पैमाने पर आपको कसता, तब जाके शरीर आपका बनता है। ओम जी जो जा रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद, ओम स्वागत। तो मेरी बात पूरी हुई है, अब आप कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं। आपकी गुरुजी आपकी आवाज बड़ी सुंदर है। जी धन्यवाद। ये माया भजन सुनाने में अच्छा, इसलिए कह रहे हैं बहुत अच्छा इनका आवाज भी है। आदरणीय और पूछ सर कुछ कहना चाहते थे, हैंड राइज किया था। जी कहें। जी जी आदरणीय पवन कुमार सर, आपने हैंड राइज किया था। अरे मैं ये सोच रहा था कि बहुत बढ़िया सत्र चल रहा है, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि भी इंतजार कर रहे होंगे, तो वो भी को भी ध्यान रखना है हमने, क्योंकि आज बहुत सुंदर जो हमने कल हमारी चर्चा हुई थी नंदा देवी राजजात यात्रा, उसके जो संस्मरण है और उसकी आज शायद फोटो सेशन आज होने वाला है। तो बहुत सुंदर हमारे हिमालय क्षेत्र की जो बहुत वो है हमारा सुंदरता है, यात्रा नंदा देवी राजजात यात्रा, उसमें बीना जी इंतजार कर रही हैं, तो उनको भी हमें देना है, ध्यान देना है। और तो उस तरफ भी हम विचार करें कि उस तरफ भी चलें, और ये प्रश्न भी हमारे होते रहेंगे। मुझे लगता है कि मुकेश जी से बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो मुकेश जी का नंबर अगर सेपरेटली भी आपको ले सकते हैं या फिर अगले सप्ताह भी ले सकते हैं, जैसा भी सुविधा लगे। मतलब मैं इसलिए आदरणीय बिल्कुल ले सकते हैं, मैं हमेशा उपस्थित हूँ, सदैव तैयार जिसे कहते हैं। एक सत्र हम मुकेश सर का कंटिन्यू रखेंगे 8 बजे तक, तो अगले संडे को देखते हैं, नहीं तो फिर बाद में भी देखेंगे। तो हम सब जुड़े रहेंगे, बहनें जुड़े रहेंगे, तो तब प्रश्न सवाल हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर आज की क्लास। सिंहासन हर्षासन तो करा दीजिए और शांति पाठ करा दीजिए। जी योगाचार्य जी सबको हंसा दीजिए। बढ़ जाओ शेर। अंधेरे में कौन हंस रहा है भाई? भरत भैया अंधेरे में मत हंसो। बेरी के पेड़ मत तोड़ो, कांटा लग जाएगा। बेरी के फल मत तोड़ो, कांटा लग जाएगा। स्लाइड शुरू हो रही है, उससे पहले मैं शांति पाठ कर लेता हूं, आप लोग भी मेरा साथ देंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। जय भारत, जय भारती। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम भगवान सूर्य नारायण आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, आप में तेज बल वृद्धि करें। ओम ओम। ये कार्य होता है सादा तौर पे और पूरे पतंजलि योगार परिवार की तरफ से बहुत सुंदर आज की योग क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं और शुभेच्छा भी देते हैं आपको। ऐसे ही निरंतर हमारे योग कक्षा में आपका स्वागत है। अगले संडे भी बिल्कुल आप रहेंगे और मैं आगे के सत्र के लिए आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को, भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। सदन की सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम, नमन और आज की हमारे योग शिक्षक जी, योग गुरु जी को सादर प्रणाम। आदरणीय मुकेश भाई जी साहब हमें निरंतर हर रविवार को इसी तरह से योग करा रहे हैं और योग की अलग-अलग विधाओं को नित्य निरंतर जोड़ करके हमें इस योगाहार में आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत पुनः अभिनंदन कि हम इसी तरह से हम आगे बढ़ें। और जबकि आज 973वां दिवस है, इसमें आपने कई रविवार हमें ऊर्जा से परिपूर्ण समर्पित किए हैं और ये ऊर्जा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। योग के दूसरे सत्र में इसी क्रम में जबकि हम कल से माँ नंदा राजजात की का संस्मरण सुन रहे हैं। हमारी मुख्य अतिथि बनी हुई हैं इस क्रम में आदरणीय बीना बेंजवाल जी, जो कि रुद्रप्रयाग से हैं और वर्तमान में देहरादून में हैं। आप एक शिक्षिका रही हैं और साथ में साहित्यकार हैं और आपको पर्यटन तीर्थाटन से बहुत अच्छा बहुत लगाव है। साथ में हमारी बहनें, हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमन। और मैं आदरणीय बीना बहन जी को सादर आमंत्रित करूं आप सभी के माध्यम से। तब तक मैं ये बता दूं कि कल तक की जो हमारी यात्रा रही वो श्री नंदा राजजात यात्रा, जो कि विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्राओं में से प्रथम स्थान रखती है। इसमें ईड़ा बधाणी यानी जो चमोली जिला है उत्तराखंड का, उसमें ईड़ा बधाणी, नौटी, कांसवा, सेम, कोटी, भगवती, कुलसारी, चेपड़ियों, नंदकेसरी, फल्दिया गांव, मुंदोली, वाण और इस तरह से आगे बढ़ते हुए बेदनी बुग्याल तक पहुंची। और बेदनी बुग्याल से आगे की यात्रा क्रम हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। उससे पहले मैं प्रयास करता हूं, एक छोटा सा वीडियो है और उसकी आवाज आप तक पहुंचे और अगर आवाज नहीं पहुंचती है तो बीच में हम अपने मुख्य अतिथि जी आदरणीय बीना दीदी से निवेदन करेंगे कि वो अपनी आवाज दें और क्योंकि उनका यात्रा संस्मरण बहुत ही रुचिकर है तो बताएं। जी क्या इस वीडियो की आवाज आप तक पहुंच रही होगी? नहीं आ रही। जी जी जी। तो मेरी आवाज संभवतः आप सभी तक पहुंच रही है। मैं जी आदरणीय बीना दीदी जी से निवेदन करता हूं कि ये जो माँ नंदा की डोली है और हमारे जो मिलेट्स के खेत हैं उनसे आगे बढ़ती हुई जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस पटल पर उपस्थित परम आदरणीय पवन जी, योगाचार्य मुकेश रघुवंशी जी, आप और समस्त साधकों को प्रणाम करती हूँ। और वास्तव में आपके इस कार्यक्रम से एक विचार मिला कि दुनिया विचारों से जीती जाती, हथियारों से नहीं। ये जीवन का एक सूत्र वाक्य है और इसी सूत्र वाक्य को लेकर हम अब नंदा की यात्रा पे चलते हैं। और अभी ये जो नंदा की डोली हमें दिखाई दे रही है और ये झंगोरे के खेतों से आगे बढ़ रही है। झंगोरा जो सांवा है और जो मोटे अनाज जिनका आजकल
बहुत इस पे बात हो रही है कि मोटे अनाजों का हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, उनका उत्पादन करें तो जीवन हमारा और सहज हो जाएगा। और योगाहार का तो उद्देश्य ही यही है। ये प्रकृति का अपार सौंदर्य और घाटी में कोहरा और ये प्रकृति का एक तरह से आप देखिए बिल्कुल अप्रतिम सौंदर्य। ये छतोलियां हैं और ये नंदा को जो समोर दी जाती है उसकी विदाई के समय, उस समय ये चूड़े कूटे जा रहे थे इससे पूर्व। यहाँ पर ये जो हमारे लोक वाद्य है, ढोल है, जो ढोल के साथ साथ दमाऊ है, रणसिंगा और जो हमारे ये, हाँ यहाँ पर छतोली का निर्माण हो रहा है। ये रिंगाल की छतोली, जिसे रात की जो हमारी राज छतोली होती है उसके जो राज गुड़िया हैं वो इस छतोली का निर्माण कर रहे हैं। और ये यात्रा वास्तव में अपने में अद्भुत यात्रा है जो हमें लोक की परंपराओं, रीति रिवाजों से अवगत कराती है, प्रकृति के अपार सौंदर्य के बीच हमें ले जाती है और बहुत रोमांचक यात्रा है। जब आप जोरा गली से गुजरते हैं तो आपको लगता है कि वास्तव में आपके अंदर वो आत्मविश्वास पैदा होता है कि अगर आपने जूरा गली पार कर दी तो जीवन की कैसी विकट से विकट परिस्थितियां आए, आप वहां डिग नहीं सकते हैं। ये हमारा लोक है, उस लोक के लोग हैं जिनके माध्यम से नंदा जो हमारी ध्यान है उसके प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास का पता चलता है। यही वो जन समूह है जो अपनी इस ध्यान को लौटी से लेकर कैलाश तक, होमकुंड तक विदा करता है। और ये उस लोक का बहुत भावपूर्ण दृश्य। और ये हमारे जो परंपरागत लोक गीत, लोक नृत्य है उनकी प्रस्तुति है। ये छत्र और ये विभिन्न स्थानों पर जो हमारे लोक देवता हैं वो अपने पशुआ पर अवतरित होते हैं। हाँ, अब वीडियो अब ये जो निशान है लोक देवताओं की डोली है, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये छतोलिया राजजात आगे बढ़ रही है। और इस 2014 की राजजात में लगभग 316 छतोलियां हमारी शामिल हुई, और नंदा के मायके पक्ष से, उसके ससुराल पक्ष से। तो ये वो छतोलियों का प्रदर्शन। और ये नारी शक्ति, उस नारी शक्ति के द्वारा मां नंदा का स्मरण, उसके प्रति श्रद्धा का जो भाव है उसका प्रकटीकरण। और इस यात्रा में जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो गांव से गुजरते हैं तो वहां जो पुराने खोलियां हैं, जो तिबारियां हैं, उनके भी दर्शन आपको करते हैं। तब आपको लगता है कि हमारा जो लोक है उसकी जो भवन निर्माण की जो शैली है, वो जो कला है, वो कितनी अद्भुत है। और इस यात्रा में जो बैंडोली गांव आता है तो वहां के जो कारीगर हैं वो बहुत प्रसिद्ध है खोलियों के, तिबारियों के निर्माण करने के लिए। और ये इस यात्रा से जुड़े हुए जो हमारे नंदा के भक्त हैं, और ये वो विभिन्न विभिन्न पड़ाव हैं जहाँ ये राजजात इन पड़ावों पर रुकती है। वहाँ जो भक्त हैं वो किस तरह से अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रकट करते हैं। जागर गाए जाते हैं, चौफले, हमारे जो लोक नृत्य हैं उनकी प्रस्तुति दी जाती है। ये जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो मेंडुलियां हैं नंदा की, ये सामने देखिए भव्य शिखर।
और इस वीडियो में जो जिसकी आवाज नहीं आ रही है आप तक, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय दीदी को कि वो इसके बारे में आगे वृतांत बता रही हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि हम सभी के लिए ये उत्तुंग हिम शिखर जो आच्छादित हैं बर्फ से, वो दुनिया के लिए बर्फ हो सकती है और ये उच्च हिमालयी शिखर हो सकता है, ठंडी जगह हो सकती है। लेकिन इस क्षेत्र के लिए जहाँ की ये महाकुंभ है आस्था का, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए तो ये माँ नंदा का ससुराल है। जी दीदी। और ये नंदा राज जात एक ऐसी जात है, मैं देख रही थी गाँव में, कि जो लोग रोजगार के लिए गाँव से, पहाड़ों से हमारे मैदानों की ओर, शहरों की ओर आ गए हैं, और जो यहाँ तक कि जो विदेशों में भी रह रहे हैं। तो इस नंदा राज जात जब ये आयोजित होती है, ये महाकुंभ जब आयोजित होता है, तो वो लोग भी वापस आ जाते हैं। तो ये नंदा न केवल स्वयं मायके आती है, तो अपने जो मायके वाले हैं उनको भी वापस बुलाती है, और किस तरह से फिर जो तिवारियां, जो खोलियां हमारी सुनी रहती हैं, वहां फिर से वो चहल पहल हमें दिखाई देती है। वो फिर से लीपी जाती हैं, और वो ओखल जो बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं, वहां फिर से अनाज कूटा जाता है। तो ये लोग, उसकी परंपराएं इस राज्यात में जीवंत हो जाती हैं। तो ये भी इस नंदा राज्यात का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम वापस लौट पड़ते हैं अपनी जड़ों की ओर, उन पहाड़ों की ओर, उन गांवों की ओर, उन खेतों की ओर। और ये नंदा डोली जो कैलाशों की ओर प्रस्थान कर रही है, ये छतौलिया हमारी। और इस राज्यात में मैं आपको बता दूं कि जो होम कुंड तक, वो हमारे लगभग 12,000 यात्री जो है इस यात्रा में होम कुंड तक गए थे, और लगभग 250 यात्री ऐसे थे कि जिन्होंने पूरी नौटी से लेकर होम कुंड तक की यात्रा की। और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि जो महिलाओं की संख्या थी, वो लगभग 120 के करीब जो महिलाएं थी, उन्होंने इस यात्रा में, वो भी शिला समुद्र वहां तक पहुंची हैं। और जैसे मैंने कल कहा था कि पहले कहा जाता था कि महिलाएं बेदनी बुग्याल से आगे इस यात्रा में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन अब हो रही हैं, और वो अपने उस ध्यान को विदा करने वहां तक जाती हैं। और जैसे मैं नौटी में जब मैं महिलाओं से बात कर रही थी, तो वो कह रही थी कि जब आप होमकुंड शिला समुद्र पहुंचते हैं, तो वहां जो हमें ऊपर जो बादल दिखाई देते हैं आसमान में, उनका कहना था कि वहां पर जो नंदा की रसोई है, उसका वो धुआं नजर आता है। तो इस तरह से जुड़ी हुई हैं हमारी महिलाएं इस यात्रा के साथ। ये जो यात्रा है, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एक यात्रा हमारी शुरू हो रही है, हम इड़ा बदाणी नौटी से शुरू कर रहे हैं। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें कुमाऊं से भी ननकेश्री में जो यात्रा है, जात है, वो आती है। और इसके अलावा नंदा देवी कुरुड़ बधान की जो डोली है, वह 1 सितंबर को उस्तौली से चलकर 6 सितंबर को ननकेश्री में जो राजात है उसमें शामिल हुई। नंदा देवी कुरुड़ दशोली की जो डोली है, वो 1 सितंबर को खुनाना से चली, और 9 सितंबर को वाण गांव, जो इस यात्रा का हमारा अंतिम और बहुत बड़ा गांव है, वहां इस राज्यात में शामिल होती है। दशम द्वार डोली जो 1 सितंबर को कंडारा से शुरू होकर वह भी 9 सितंबर को वाण में राज्यात में मिलती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की जो डोलियां हैं, जो यात्री हैं, वो भी वाण या ननकेश्री में आकर हमारी इस राज्यात में शामिल हुई। और ये जो जात है, आप देख रहे हैं, खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे भीमल खड़ी जो चारे के पेड़ हैं, वो खेतों में दिखाई दे रहे हैं, वो हरियाली दिखाई दे रही है। और ये है नंदा का मैच, ये उसका जो वन प्रांतर है, वो दिखाई दे रहे हैं। और इस यात्रा में जो हमारा लोक है, जो हमारा समाज है, वह किस तरह से अपने आतिथ्य के द्वारा, अतिथि सत्कार के द्वारा
जो हमारे बाहर से आए हुए यात्री हैं उनको अभिभूत कर जाता है। ये स्वयं इस यात्रा में मैंने महसूस किया। जहाँ हम घरों में रह रहे थे, टेंट लगे हुए थे। सेम की मैं बात करूं कि वहां पर जो महिला थी उन्होंने इतनी आवभगत की कि उन्हीं के चूल्हे पर पकी हुई रोटी मैंने वहां पर खाई। और किस तरह से पूरी सुविधा, हमें कपड़े धोने हैं, कोई भी काम करना है, तो इस तरह से वहां पर आवभगत उनके द्वारा की गई। ये चीड़ का जंगल है जिसके बीच से यात्रा गुजर रही है। और ये यात्रा एक सामाजिक सौहार्द की भी प्रतीक है कि हम देखते हैं कि हमारी अलग अलग क्षेत्रों से डोलियां आ रही हैं, उधर कुमाऊं मंडल से, इधर गढ़वाल से, और सब लोग इसमें समवेत रूप में शामिल हो रहे हैं। तो यह भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और रोमांचक तो यात्रा है ही। जब आप वेदनी से आगे जब बढ़ना शुरू करते हैं और जब जूरा गली और रूपकुंड वाली चढ़ाई आती है तो आपको लगता है कि वास्तव में वो आत्मविश्वास, वो विश्वास पैदा हो जाता है कि वास्तव में इतने अप्रतिम सौंदर्य प्रकृति का है और उसके बीच से हम गुजर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊं कि इस यात्रा में 2014 की 8 चौसिंगे खाडू शामिल हुए थे। और जो छतोलिया थी वो 316 छतोलिया थी और डोलियां 4 डोलियां इसमें शामिल थी। और ये वेदिनी का, जिसका दृश्य के लिए कल आप कह रहे थे, ये वेदिनी का दृश्य अभी आप वीडियो में देख रहे थे। और भगोती से आगे जब नंदा जाती है तो वहां पर जो केवर गदेरा है, उस केवर गदेरे तक उसका मायका माना जाता है। और वहां पर वास्तव में सब लोग बहुत भाव विह्वल हो जाते हैं कि बार बार जो डोली है वो वापस मुड़ना चाहती है, अपने मायके की खुद मिटाना चाहती है। तो वहां पर भी बहुत अपार जनसमूह, जिस तरह से नंद केसरी में जनसमूह था, केवर गदेरे में भी मैंने वो इस यात्रा में वो जनसमूह देखा। और ये इस तरह से अब उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहां पर जो पेड़ हैं वो आपको बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब ये घास, और क्योंकि जाड़ों में यहाँ बर्फ गिर जाती है। और इस तरह से यात्रा आगे बढ़ी और जड़ी बूटियों का तो ये बुग्याल, ये क्षेत्र अपार भंडार है। और इस यात्रा में जब हम शिला समुद्र पहुंचते हैं तो वहां पर जो ग्योसिंग की छतोली भी यात्रा में शामिल होती है, जिनका मंदिर सुतोल से पहले और तातड़ा के बीच गांव में है। और इस तरह से आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कितनी दुर्गम ये चढ़ाई है। ये वही वाला क्षेत्र है जब हम रूपकुंड की ओर बढ़ रहे हैं। और रास्ता इतना संकीर्ण कि 2 लोग एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और ये रूपकुंड का दृश्य है दीदी। हाँ हाँ, ये रूपकुंड का दृश्य है। और यहाँ पर वो जो रूपकुंड में जो अस्थि के अवशेष जो मिले हैं वो अभी दिखा रहे थे वीडियो में। और ये वो लौ जो विश्वास जगाती है हमारे अंदर, ऊर्जा देती है, हमारी सांस्कृतिक विरासत से सहेजने की प्रेरणा देती है। और इस यात्रा में जब हम वेदनी से आगे बढ़ते हैं और उसमें अगला जो हमारा पड़ाव है वो पातर नचौड़िया आता है। और पातर नचौड़िया से जब हम शिला समुद्र की ओर बढ़ते हैं तो इसके बीच में कैलवा विनायक और भगवा बासा में ब्रह्म कमल जो दिखे, वो वास्तव में मेरे लिए भी बहुत अद्भुत दृश्य था, क्योंकि पहली बार मैं अपनी आंखों के सामने उन ब्रह्म कमलों को देख रही थी। और भगवा बासा से आगे बढ़कर फिर जूरा गली धार, और जूरा गली धार जिसकी जो ऊंचाई है वह 17,500 फीट की ये ऊंचाई है। और आप लगा लीजिए कि कैसे वहां से यात्रा और जो यात्री हैं वो पूरे उसी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये जूरा गली धार तो अब हमारी जो भाषा है उसमें एक मुहावरे की तरह प्रयुक्त होती है
हम लोग कहते हैं कि क्या करे तू इन जूरा गली पार, मतलब जीवन की इतनी विकट राह से तुम गुजर गए हो, विकट परिस्थितियों को तुमने पराजित कर लिया है। तो एक मुहावरे की तरह भी कविताओं में भी उसमें ये प्रयोग होने लग गया है। और रूपकुंड जिसके लिए तो कहा जाता है कि लगभग 600-700 वर्ष पूर्व नंदा के कोप से वहां पर जो हिमपात हुआ था, उसमें जो जात जा रही थी वो उस हिमपात में सब दब गई थी। और ये जूरा गली धार जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ से जो शिला समुद्र है उसकी जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। और उसके बाद फिर आप ऐसे ढलान से नीचे उतरते हैं कि बहुत ढलान है, और रास्ता क्योंकि बारिश भी हो रही थी, और बुग्यालों में बारिश तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होती है शाम को अक्सर, तो कई बार तो ऐसा हुआ कि आपकी पीठ पे पिट्ठू भी है और आप जा रहे हैं। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं जो जिस घास को पकड़ के नीचे उतरी थी वो ही उखड़ गई और मैं खिसकते हुए फिसलते हुए नीचे पहुंच गई। या मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे यात्रियों के साथ होता है। ये रूपकुंड के दृश्य हैं और ये कहीं कहीं आपको बर्फ दिखाई दे रही है। और बहुत रोमांचक यात्रा, जहां आपको संस्कृति की मतलब वो अद्भुत व अप्रतिम रूप दिखाई देता है, वहीं प्रकृति का जो अपार सौंदर्य है वो दिखाई देता है। ये देखिए आप कितनी कठिन चढ़ाई है। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे यात्री हैं वो वेदनी बुग्याल से, आधा लोग तो वापस आ गए थे, और लगभग उस दिन वेदनी बुग्याल में 15-16 हजार यात्री थे, तो उनमें से आधे तो वापस आ गए थे और फिर बाकी लोग आगे बढ़े। और ये शिला समुद्र का दृश्य, ये बड़ी शिला यहाँ पर, ये बीच में से जलधार बह रही है और उसके बिल्कुल पीछे ग्लेशियर। और जब ग्लेशियर टूट रहे थे शिला समुद्र में तो बहुत भयानक आवाज आ रही थी, बारिश भी हो रही है और बहुत भयंकर आवाज वहां पर आ रही थी। और वहीं से सामने होमकुंड दिखाई देता है, ये ग्लेशियर आपको सामने दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग शिला समुद्र पहुंचे, वहां वन विभाग और निम द्वारा टेंट लगाए गए थे, उन्हीं में हम लोगों की भी रहने की व्यवस्था हुई। और शिला समुद्र पहुंचने के बाद मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से ही यात्री होम कुंड की ओर बढ़ना शुरू हो गए थे। तो जो नौटी से की छतोलिया थी और मेढा था, तो वो तो काफी ऊपर धार तक पहुंचे, और जो डोलियां थी उन्होंने होम कुंड में कुछ नीचे वहां पर पूजा अर्चना की। और ये आप लगा लीजिए कि जो डोलियों को ले जा रहे हैं, निशानों को ले जा रहे हैं, नंदा की उस समौण को जो मायके वालों ने उसे दी है उसको ले जा रहे हैं, उनकी भी कितनी बड़ी साधना है। और नंगे पांव उन्हें जाना होता है। तो ये है हमारा लोक, उसकी समृद्धि, चाहे वो सांस्कृतिक हम कहें चाहे वो प्राकृतिक कहें। और इसी संदर्भ में जब मैं यात्रा करके आई तो कुछ पंक्तियां मैंने गढ़वाली में कविता की लिखी थी, कुछ छोटी छोटी पंक्तियां, क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि नंदा एक चेतना है, और वह जो चेतना है वह इस जात के माध्यम से हमारी प्रतिध्वनित होती है। तो मैंने लिखा था कि न गढ़पति रेन, जो गढ़ों के राजा है, न गढ़पति रेन न तोंकु राजपाट, गढ़ भी ककबचिन भुवन से खंडवार, पर नंदत एक चेतना चिन और चेतने सदन चलती रौंदी जात। मतलब ना गढ़, अब आप हमारे कहीं कहीं तो बिल्कुल उनकी स्थिति बहुत ध्वंसावशेषी वहां पर रहे हैं, बहुत टूट गए हैं खंडर के रूप में। और जो गणपति हैं वो भी काल के साथ कवलित हो गए, लेकिन जो नंदा की चेतना है वह हमारी चेतना के रूप में हमारे साथ यात्रा कर रही है। तो पहाड़ की स्त्री की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो नंदा के रूप में मैंने महसूस की। और तब मैंने लिखा था कि शिला समुद्र हो या ऋणक धार, ऋणक धार जब हम वाण से आगे बढ़ते हैं तो ऋणक धार, तब नील गंगा आती है, तब हम गैरोली पातल की ओर जाते हैं। तो शिला समुद्र हो या ऋणक धार, पाड़े बेटुली कर देने
जोरा गली पार, कि पहाड़ की जो स्त्री है, पहाड़ की जो नारी है, वह जीवन में आने वाली हर विकट परिस्थिति को, मैंने कहा जोरागली एक मुहावरे के रूप में प्रयोग होने लग गया है, उसको पार कर जाती है। उस यात्रा में मैंने ये महसूस किया। और जब विदा होती है, लौटी के विषय में भी कल मैंने आपसे कहा था, तब ये पंक्तियां लिखी थी कि दणमण रोनिन डाली, बरखण बैठद आगास, पाड़े ध्यान नंदा जब पैठ दी सौर्यास। और यही स्थिति कालिदास, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी, जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो जो प्रकृति है वह भी रो रही है, पत्ते, पेड़ अपने पत्ते गिरा रहे हैं, जो हिरण है, हिरण शावक है, वो आ गए हैं विदा करने के। तो यही दृश्य यहाँ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जब इस बेटी की विदाई हो रही है तो पूरी प्रकृति उस लोक के साथ समवेत रूप से इस बेटी की विदाई के उन क्षणों को महसूस कर रही है। तो तभी लिखा था कि दणमें रोनिन डाली, बरखण बैठत आगास, और पाड़े ध्यान नंदा जब पैठ दी सौर्यास। सौर्यास माने ससुराल। कि पहाड़ की जो ध्यान है, ध्यान ये बहुत आदर सूचक शब्द है हमारा आंचलिक भाषा का, कि ध्यान वो विवाहिता बेटियां हैं, उनके लिए ये शब्द प्रयोग होता है। और यहाँ पर ये जो जात है वो नारी के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। और होम कुंड में जब पूजा हो जाती है तो ससुराल पक्ष की जो छतोलियां हैं वो तो आ जाती है वापस, जो मायके पक्ष वाली हैं, और जो राज छतोली है उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और जो मेढ़ा है उसको उसी सौगात के साथ, जो पूरा उसके शरीर पर वो छोटे छोटे बटुए बंधे हुए हैं, उनके अंदर वो सारी चीजें, नंदा को, एक बेटी को दी जाने वाली जो सौगातें हैं वो बांध कर उसको आगे भेजा जाता है। उसके बाद जो जात है, हम लोग फिर चंदनिया घाट आए। चंदनिया घाट के बाद फिर आगे यहाँ पर रास्ता बहुत विकट था। भले ही अब हमें उतार की ओर आना था, पहाड़ में बदन उकाल उंदार, तो अभी तो हम उकाल चढ़ी, अब उंदार। लेकिन रास्ता भले ही वन विभाग ने कट्टों में पत्थर भरकर, इससे मिट्टी भरकर बनाया हुआ था, लेकिन बहुत विकट रास्ता था। और ये लगभग 16 किलोमीटर ढौंड तक, सुतोल गांव से पहले ढौंड तक। और वहां तक तो इस बार कुछ लोग फिर जब वापसी हुई जात की, होम कुंड में नंदा को विदा करके वापस आए, तो कुछ लोग चंदनिया घाट रुके, कुछ लोग ढौंड में रुके, कुछ लोग तातड़ा जहां पर बहुत, सुतोल से पहले बहुत सुंदर एक दृश्य, एक धार है, वहां पर दुकानें भी थी। तो आकर सबने अपनी थकान मिटाई, मिट्टी से बिल्कुल हम लोग लथपथ हो रखे थे। ये स्थिति थी कि फिसलते हुए आए, कहीं गिर रहे हैं, पीठ पे पिट्ठू भी है, सामान भी है अपना। तो यहाँ पर आके चाय पी, ये दुकानें हमें वहां पर मिली, चाय हमने पी। और उसके बाद फिर वहीं पर थोड़ा आगे जाके देव सिंह का मंदिर है, जिनकी छतौली शिला समुद्र में नंदा से मिलते। तो शिला समुद्र जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि यहाँ पे शिलाओं का समुद्र है, बहुत सारे पत्थर हैं, क्योंकि ग्लेशियर आते हैं। तो वहां पर जो वनस्पति है छोटी, हाँ एक चीज और मैंने महसूस की, वहां जो घास थी, तो जो वहां की स्थानीय जो महिलाएं थी उससे प्रसाद के रूप में वो ले जा रही थी। उन्होंने बताया कि इसको हम घर ले जाते हैं और ये प्रसाद के दो, ईश्वर क्या मतलब उस माँ की प्रसाद के रूप में वो रखते हैं। और इस यात्रा में जब हम लोग सुतोल पहुंचे तो थके हुए थे, बिल्कुल स्थिति ये थी कि जूते भी बिल्कुल, तलवे भी कुछ निकल चुके थे बहुत। तो उसके बाद वहां पे जो प्रधान जी हैं उनके घर में हम लोग रुके, सबकी व्यवस्था हुई। तो आप मेरे मतलब इस यात्रा में वैसे तो बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन 2 अनुभव ऐसे हैं। एक तो जब वेदनी में हम सुबह यात्रा की तैयारी करने लगे तो देखा कि, मैंने आपको कहा कि रमाकांत बेंजवाल जी ने, मेरे हस्बैंड ने तो पहले भी यात्रा की और इस यात्रा में भी हम साथ थे, तो देखा कि उनके जो एक जूता है वो किसी के साथ बदल गया है। अब वो स्थिति ये होगी कि आप कैसे जाए, तो वो कीमत ये थी कि जूता उसी नंबर का था, कलर दूसरा था, उसी कंपनी का था। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि अब मुश्किल होगी भाई, कैसे जाना है, अब तो पूरी यात्रा ऐसी और कठिन यात्रा है। तो ऐसा लगा कि बेंजवाल जी ने कहा कि अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जूते बदल गए हैं, ऐसी यात्रा तो मैं वापसी करता हूँ और तुम चलो। लेकिन उसके बाद फिर तक उसी दूसरे क्षण ये हुआ कि नहीं, चलते हैं, देखो जैसा भी होगा। और कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई, वो बेजोड़ थे जूते, कंपनी वही, नंबर वही, तो वो मजे से यात्रा हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक अनुभव ये था बहुत
एक जब हम लोग सुतोल पहुंचे और बिल्कुल मैंने कहा कि मिट्टी से लथपथ थे, और मैं तो जो जिनके घर में हम रुके हुए थे तो उन्होंने व्यवस्था की, तो हम लोग नहाए, पानी पूरी व्यवस्था उन्होंने की, बहुत अच्छी व्यवस्था। जितनी थकान थी वो उनके व्यवहार से, उनकी आवभगत से बिल्कुल मिट गई। तो जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे एक कान में कुंडल नहीं है। तो फिर मैं जब वहां गई तो देखा तो वहां तो नहीं था बाथरूम में। तो मैं बगल में घर में महिलाएं बैठी हुई थी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, और चूल्हा जल रहा है, बातचीत कर रही थी, बच्चे भी, छोटी बच्चियां भी थी। तो फिर बगल मैं वहां पे गई, मैंने कहा कि मैं अभी आई थी यहाँ पर और मेरे कान का एक कुंडल गिर गया है, यहाँ आप लोगों ने देखा? तो एक छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की ऐसी, तो वो भी वहीं पर बैठी हुई थी, महिलाएं थी। तो उन्होंने पूछा किस तरह का था, क्या था, मैंने कहा ये है। तो उनमें से एक महिला ने वो कुंडल मुझे दे दिया कि इसको मिला था। तो इस अनुभव से भी मैं बहुत अभिभूत हुई कि हमारा लोग उस सच्चाई और उस ईमानदारी को किस तरह से पकड़े हुए है। तो सुतोल हम लोग पहुंचे, और उसके बाद ये, क्योंकि वापसी की जो यात्रा थी, रास्ता बहुत कठिन था, तो जो हमारे जो युवा यात्री हमारे साथ बहुत थे, बच्चे बहुत उत्साह जोश के साथ। और आपको मैं बताऊं कि जो हमारे जो वहाँ फूल हैं, ये मैं आपको थोड़ा दिखाऊं कि ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, निशंक जी की ये किताब है, और उसमें ये देखिए बहुत खूबसूरत, इसमें आपको फेन कमल दिखाई देगा, इसमें आपको ये अलग अलग तरह के कुखड़ी मकुड़ी जो हमारी होती हैं वो फूल इसमें दिखाई देंगे। तो जो हमारी युवा पीढ़ी थी, बच्चे, मैं उनसे बात करी थी, कोई बॉम्बे से, कोई कहीं से आए थे, तो उनको वो फोटो खींच रहे थे खूब। तो फेन कमलों को देखकर मन इतना खुश हो रहा था। और जो जड़ी बूटियां हैं, तो जो स्थानीय लोग हमारे साथ चल रहे थे, उनसे मैं पूछ भी रही थी कि कौन कौन सी, तो जैसे कटुकी का मुझे पता चला, और भी इस तरह की वनस्पतियां थी। तो इस तरह से ये यात्रा, तो एक रोचक यात्रा हुई। तो जो सुतोल हम लोग पहुंचे तो उसके बाद फिर सब लोग, जो नौटी वाली जो लोग थे वो बस के द्वारा वापस हुए, बाकी सब हम यात्री तो अलग अलग गाड़ियों से, क्योंकि अब वहां तक गाड़ी पहुंच गई थी, अब और सुविधाजनक यात्रा हो गई थी। तो सुबह अपने अपने गाड़ियों से अपने अपने जगह के लिए चले, और जो वहाँ की सौगात है, वहाँ के जो फूल हैं, या जो मैंने कहा वो घास है, या जो ब्रह्म कमल है, उनको लेकर हम अपने अपने घरों पर, वो आज भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो यात्रा थी, ये अपने लोग को जानने का, और जो उस ऐसा लोग जो श्रमशील है। भगवा भाषा में क्या हुआ कि हम लोगों ने जब अपना टेंट लगाया तो नहीं लग पाया, बहुत दिक्कत हुई। तो वहां पर जो एक लड़का था स्थानीय, तो उसके द्वारा फिर एक दीवारें 2 खड़ी की हुई थी, उसके ऊपर उसने तिरपाल ओढ़ा, फिर हम लोग वहां रखे। खाने की व्यवस्था वहां भी थी, भले ही थोड़ा इतनी दूर से, वहां पानी नहीं था, ईंधन की व्यवस्था कैसे करें भगवा भाषा में, तो वो सारी व्यवस्था भी वहां पर थी। शिला समुद्र हमने सोचा था कि भाई भोजन की व्यवस्था क्या होगी, लेकिन वहां भी हमें भोजन मिला। वो झोली वहां बनी हुई थी, और चावल थे। तो कहने का मतलब, बहुत रोचक ये यात्रा रही अपने लोग को जानने के लिए। और युवा पीढ़ी है वो किस तरह से पर्यटन के प्रति, ट्रैकिंग के प्रति, पथारोहण के प्रति उत्सुक हैं और उसमें सम्मिलित होते हैं। तो इन सारी चीजों को भी जाना, पुराने लोगों से उनके अनुभव सुने, जागर मैंने सुने। और एक चीज और, कि जब गैरोली पातल में पूरियां बन रही थी, पूरियां हम लोग नहीं खाते थे, तो मैंने कहा भाई मैं तो रोटी बनाऊंगी। तो फिर मैंने कहा मुझे तवा दो, तो बड़ा था चूल्हा, पूरी भट्टी बनी हुई थी, मैंने तवा रखा और थोड़ा आटा मांगा, तो अपने आप मैंने वहां पर वो रोटियां बना दी। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत, मतलब ये यात्रा इतनी रोचक हुई कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ। और उस समाज को जानना, फिर वो जो राकेश जी से बात करना, उनके घर में भी कांसुओं में उन्होंने हमें आमंत्रित किया, वहां पर चाय पी। और भुवन नौटियाल जी भी तो यात्रा में थे ही, और अभी भी 26 की यात्रा के लिए वो पूरी अब तैयारियां करने लग गए हैं। तो कहने का मतलब, कुल मिलाकर मैं आपको कहती हूँ कि हिमालय जो ये महाकुंभ की यात्रा है, महाकुंभ है, ये उत्तराखंड की संस्कृति, उसकी सांस्कृतिक विरासत से हमें परिचित कराता है, और जो प्रकृति है उसके अपार वैभव को भी हमें दिखाता है। लेकिन साथ ही साथ ये
भी ख्याल रखना है कि जो हमारी प्रकृति की जो बिल्कुल ऐसी सुंदरता है, जो उसकी शोभा है, उसको हम कैसे बचाएं, क्योंकि इतने यात्री एक साथ जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण हमारा कहीं ना कहीं प्रदूषित होगा। तो इन चीजों का भी ख्याल करे थे। एक जगह तो मैंने देखा कि वेदनी से जब यात्री वापस आ रहे थे तो रास्ते में जो रैपर्स पड़े हुए थे वो उनको उठाते हुए आ रहे थे, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ये इस यात्रा के बहुत अलग अलग पहलू हैं। और क्योंकि जब यात्रा से पूर्व मैंने जागरों को पढ़ा था तो गोविंद चातक जी ने तो बहुत बड़ा काम किया है हमारे लोक साहित्य को सहेजने में। वहां जागर जो कल राखी ने जागर गाए और कि मुझे मायके जाना है, मुझे मायके की खुद लगी है, इन्होंने हरदत्त भट्ट, शैलेश जी ने, शिवानंद नौटियाल जी ने और अन्य लोगों ने भी, अभी बसंती बिष्ट दीदी जो पद्मश्री से सम्मानित है और जिनके गांव से लुआणी से होते हुए हम आगे बढ़े, वो हमें बेदनी बुग्याल में भी मिली, सेम में भी मिली। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इन जागरों का को संकलित किया है। इसके साथ साथ माधुरी बर्थवाल जी हैं, उन्होंने भी जागरों को अपनी किताब में, जो वो भी पद्मश्री से सम्मानित है। तो ये हमारा लोक, ये संस्कृति कि अगर आप इससे जुड़ रहे हैं, इसके लिए संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह से समाज में आपके उस योगदान को रेखांकित किया जाता है। तो इन सारी चीजों से मैं अवगत हुई, क्योंकि मैं उस समय केंद्रीय विद्यालय FRI में सेवारत थी। तो छुट्टियां लेकर मैं गई थी, तो लेकिन मेरे लिए ये अनुभव बहुत अद्भुत था। और ये भी था कि जो रास्ता, मैं अभी भी कह रही थी नौटियाल जी से भी, कि जो रास्ता है उसको और उसको अच्छे ढंग से बनाना चाहिए, क्योंकि वापसी में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई, कुछ लोग रात रास्ते में ही रुके। तो इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि आप लोग, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ कि देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए इसमें लोग हैं, तो ये जो यात्रा है आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप आइए इस यात्रा में और देखिए। एक फॉरेनर भी हमारे साथ थी, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्हें मैं देख रही थी कि जो हर यात्रा पे साथ चल रही थी। तो कांसुओं में मैं देखा कि वो उनका परिवार भी था। तो कहते कि मुझे प्रेरणा, मेरे कोई परिचित थे, वो आए थे और उन्होंने मुझे नंदा के बारे में बताया। तो फिर मैं इस यात्रा पे आई। तो लोक को जानना, उस नारी शक्ति को जानना, अपनी परंपराओं को जानना और उस प्रकृति को देखकर आह्लादित होना, ये बहुत सारी उपलब्धियां इस यात्रा की थी। और आज कोई नंदा के जागर गाने वाले हैं सेमवाल जी? जी जी दीदी, मुझे लगता है कि हाँ जरूर गाने वाले होंगे। असल में अभी मैं संपर्क कर रहा था, कल संपर्क हुआ था मुझे सुबही गांव से, जो कि रेणी लाता के बीच का गांव है, भोष्य बदरी। लेकिन वो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो कनेक्ट होते हैं तो वहां पे श्री धान, स्वर्गीय धान सिंह जी हैं, उनके नाती जो धान सिंह जी हैं वो मां नंदा के जो जागर गायक रहे हैं, उनके नाती भी गाते हैं, लेकिन वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं दीदी। और मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय बहनों से, जो कि मां नंदा का कोई जागर या कोई गीत गा सकें तो सादर आमंत्रित हैं। हाँ, और इसमें हमारे, हाँ, जब जी तक जुड़ते हैं सांस्कृतिक शब्दावली है, जैसे जूरा गली, तो जूरा हमारे यहाँ कहते हैं काल को। तो ऐसा मतलब मैंने कहा बहुत विकट जो गली है, तो काल, तो वो जूरा की गली है काल। तो जो मृत्यु की गली जिसे कहते हैं, लेकिन उस गली को भी यात्रा पार कर जाओ, बहुत सहजता से यात्री पार कर जाते हैं। पातर नचोड़िया जो जगह है, तो कहा जाता है कि राजा की जब जात जारी थी और वहां पर जो नर्तकियां थी उनके द्वारा नृत्य किया गया, तो जिससे वो नंदा के कूप से वहां पर शिला बन गई। तो और उसी मुद्रा में, जिस तरह से वो पत्थर हमने देखे वहां पर पातर नचोड़िया में, कि वो शिलाएं अलग अलग मुद्राओं में वहां पर है, बहुत सारी शिलाएं, और आपके वीडियो में भी वो दिखाई दे रहा था। तो इस यात्रा में बहुत सारी जो हमारी सांस्कृतिक शब्दावली है, जो छतोली है, इन सारी शब्दावलियों से भी मैं अवगत हुई। वैसे तो मैं उस क्षेत्र में रही हूँ तो बहुत सारी चीजों को मैं जानती थी, लेकिन इन सारी शब्दावलियों से भी मुझे परिचित होने का मौका मिला। और जो हमारी फल हैं, जो हमारे, अभी आप मोटे अनाजों की बात कर रहे थे, तो जब मैं बहनोली से, जो कल्याण सिंह रावत जी हैं, मैती जी जो पद्मश्री से सम्मानित है, उनके गांव से गुजर रही थी, वहां पर भी नंदा की जो है वो वहां पर पूजा अर्चना वहां से आगे गुजरती है। तो इन सारी जगहों को मैं देख रही थी कि खेती हो रही है, महिलाएं घास ला रही है, सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजों से
मैं और अच्छे ढंग से जुड़ी, क्योंकि बचपन तो पहाड़ में बीता ही है। तो ये जो यात्रा है वो वास्तव में जो जहां तक जा सकता है, हम नहीं कहते कि हर कोई यात्री बेदी तक पहुंच जाए, आप वहां कहीं आप शामिल होइए और तब आप जानिए कि हमारी जो ये संस्कृति है, ये जो हिमालय महाकुंभ है, वह किस तरह से हमारे इस राज्य की एक बहुत बड़ी विरासत है। जी, जी दीदी। और ये राजजात यात्रा है, ये कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी से लगभग शुरू हुई होगी, क्योंकि उसके साक्ष्य प्रमाण हमें मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। लेकिन जो रिसेंटली या कुछ 100 वर्ष पूर्व यानी 1843, 1863, 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 और उसके बाद ये यात्राएं, और उसके बाद 2000 के बाद तो आपने साक्षात दर्शन किए हैं। तो और अब 2026 में आपने आह्वान किया है आदरणीय सदस्यों को कि आप अवश्य जुड़िए इस यात्रा से। और अभी जब हम शुरुआत इस सत्र का कर रहे थे, तब हमारे योग शिक्षक आदरणीय मुकेश जी भाई साहब कह रहे थे कि खाली हो जाओ अंदर से। लेकिन वास्तव में जब हम इस यात्रा को देखते हैं, तो हमारा तन, मन और मेरे ख्याल से अपने पर्यावरण की शुद्धि भी और अपने विचारों की शुद्धि को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और अपने-अपने घरों को लौटते हैं। ये भावुक यात्रा भी है और ये भावों को धोने वाली यात्रा भी है, और भावों को निश्चल और हिमालय की जो आबो-हवा है, उससे पोषित करने वाली यात्रा है। और मैं आदरणीय दीदी जी आगे बात कहें, उनसे पहले मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर से कि आप आएँ और अपनी बात रखें। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और बीना जी, आपका बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आपने वीडियो आज दिखाया। मेरे ख्याल से दिनेश जी ने वो वीडियो शेयर कर लिया है ग्रुप में, और शायद वही वीडियो है ना, मैं तो कल नहीं देख पाया, अपने तो लिखा भी था। जी, जी सर, वो वही मीडिया था, थोड़ा बड़ा था वो, तो मैंने ये वाला थोड़ा छोटा किया है, तो मैं फिर से इसे प्रसारित करूँगा। फिर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। और मैंने 2000 वर्ष मतलब 2007-2000 में कुछ मेरे साथी हैं, उन्होंने ये यात्रा की और जी उनसे भी मैंने वृतांत सुना। और आपने 2014 का वर्णन किया, मुझे लगता है कि तब से यात्रा और सुगम हो गई थी। हाँ जी। और क्योंकि 2000 की जो यात्रा थी और ज्यादा कठिन थी। हाँ और जो जब उन्होंने यात्रा की और बताया, तो उनको अपने जीवन का वो है, जीवन क्यों जी रहे हैं, और उसमें जो जिंदगी और मौत का सामना जब होता है और इतने नजदीक से हम देखते हैं कि हम अगर बच जाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ऐसी भी जब स्थिति होती है इस यात्रा में, जब उन्होंने वर्णन किया, तो बहुत मतलब उससे कुछ हमें नया तरीके से अपने आप को देखने का, प्रकृति को देखने का और एक दूसरे को समझने का शायद मौका मिलता है। ये हाँ मौका केवल न केवल यात्रा करने पर ही है, न केवल वहाँ की सुंदरता है, बल्कि अपने आप को जानने का भी एक बहुत सुंदर एक अवसर है। तो 2024 की 26 की जो यात्रा है, उस पर मुझे लगता है कि सुविधाएं और आसान हो जाएगी, और आसान हो जाएगा, और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो पहले के और मुकाबले में, और ये सोचिए जब रोड भी नहीं थी, जबकि रोड थी ही नहीं 1800 शताब्दी में, तब ये यात्रा कैसे रही होगी। मतलब लोग तो तब शायद हरिद्वार से ही पैदल चलते होंगे, और या उधर से आते होंगे, दूसरी तरफ से आते हैं। तो पूरी यात्रा को करते हुए वहां पर पूरी यात्रा की, और बहुत दुर्गम रास्ता तब रहा होगा, लेकिन तब भी लोग जो थे उनके मन बहुत विशाल है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में भी हमने देखा कि बहुत विशाल हृदय है। तो उस चीज को भी बहुत गहनता से हम समझ में आता है कि जब हम बिल्कुल थक हार करके कहीं पर पहुंचते हैं, और पानी, गर्म पानी मिल जाता है, खाने को कुछ मिल जाता है, सर ढकने को कोई जगह मिल जाती है, तो उसका भी एक अलौकिक आनंद जो है मिलता है। उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, बता के भी नहीं बताया जा सकता है। तो आपके द्वारा बताई गई आज यात्रा के संस्मरण को बहुत सुंदर आपने बताया। और इसको, इसके जो रास्ते में जो पड़ाव हैं, उसमें जो मूर्तियां हैं, उसमें से एक पड़ाव को मैंने
बहुत नजदीकी से देखा है। शायद ये थराली के नजदीक वाला जो पड़ाव है, थराली से पहले जो पड़ाव पड़ता है, मैं जगह भूल गया हूँ। ननकेसरी गए होंगे आप? हाँ, नंद के। इतनी सुंदर वहां पर मूर्ति है, इतनी सुंदर कार्विंग है, ग्रेनाइट की जो मूर्ति थी, उसमें विष्णु भगवान के चारों सभी रूपों को उसमें उकेरा गया है, और बहुत सुंदर तरीके से। तो वो एक चीज थी जो कि अपने आप को सजे हुए है। और साथ ही यहाँ की, वहीं पर पास में एक गांव है जहाँ पर एक घर को, वहां पर उसमें कार्विंग है, वुड लकड़ी की उसमें कार्विंग कर की थी। तो वो भी मुझे देखने का मौका मिला, और उन्होंने अब शायद उसको होम स्टे भी बना दिया है। तो ऐसे वहाँ के जो जीवन शैली थी हमारे पहाड़ में, जहाँ पर लकड़ी के घरों, जो लकड़ी के जो चौखट थे उनकी कार्विंग होती थी, पत्थरों में भी कार्विंग करते थे। तो ये भी, जो भी यात्री आएंगे 2026 में, शायद उनमें से उनको कुछ देखने का मौका मिले। हालांकि पहले के मुकाबले अब मकान लिंटर के हो गए हैं, और बाकी और चीजें रिप्लेस कर दिया है, तो थोड़ा सा तो कमी आई है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर इस स्थान में जाते हुए, और बहुत अलौकिक अनुभव है। और जो भी जाएगा अगले 2 साल के बाद, शायद 2026 में, उनको अभी से ही शुभकामनाएं हैं, और उनको बुलावा आएगा, और बुलावा जिसको आएगा वही जा पाए, हाँ और जी। जिसको बुलावा नहीं आएगा वो नहीं जा पाता है। ऐसा भी मैंने अनुभव किया। बहुत सुंदर आज की हमारा वृतांत। और अ, अब आगे की चर्चा, किसी के कोई प्रश्न, कोई सुझाव, उसको ले लें दिनेश जी, और बाकी फिर आगे कार्रवाई करें। बहुत जी सुंदर आज की। नमस्कार। जी जी, जब जब आदरणीय दीदी जी बात कर रही थी, और आदरणीय पवन सर से पहले, ठीक पहले, आदरणीय प्रदीप राज जी वर्मा जी का मैसेज था कि वो 2024 तक के लिए भी तैयार हैं, कि 2 साथियों के साथ। जी जी, आपका स्वागत है आदरणीय प्रदीप वर्मा जी। ओम भैया, सभी को प्रणाम। और यात्रा, ऐसा लग रहा था कि हम खुद ही यात्रा कर रहे हैं। इतना बढ़िया मार्मिक चित्रण और सुंदर वर्णन, इसके बाद सुंदर दर्शन। बहुत, मैं तो यायावर प्रवृत्ति का आदमी हुई। अभी यात्रा, मतलब मेरे को बहुत मजा आता है पैदल यात्रा में, खासतौर से कहीं भी हो। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि कैसे मुझे 24 में मौका मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा। मैं शेमनाल साहब से बात करूंगा सीधे सीधे, और फिर जो भी व्यवस्था होगी, जो भी साथी नर्मदापुरम से जाना चाहेंगे, मैं बिल्कुल उनके साथ चलूंगा, चलने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी सर ने जैसे बोला कि जिसको बुलावा आता है वही जाता है, तो प्रार्थना करेंगे, अपनी प्रार्थना में भगवान से की प्रार्थना करें और हमें बुलावा दें वो, तो हम जरूर आएंगे। वहाँ जो भी व्यवस्था होगी, जैसी भी होगी, उसी व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे, चलने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी तो हमारी 15 दिन बाद या 10 दिन बाद नर्मदा परिक्रमा शुरू होने वाली है। अच्छा। उसके बाद फिर अगले साल निश्चित, क्योंकि अब यही काम बचा है जीवन में। नहीं सर, बहुत रिटायरमेंट हो गए, खेती भी बस अपने आप हो रही है। तो बस ऐसी यात्राएं, ऐसी संदेश, शुभ लोगों से मिलना, यही आगे के जीवन का उद्देश्य बना रखा है। ओम। जी, बहुत ओम सर। बहुत बढ़िया सर। और धन्यवाद बीना, आपको मैं, हाँ जी, धन्यवाद बीना, तूने इतना अच्छा संस्मरण सुनाया। बहुत प्रणाम बहुत दीदी, प्यार प्रणाम। तुमको। आयुष्मान, बहुत बहुत प्यार तुमको। आगे भी ऐसे बताते रहना, तुमने तो बहुत ज्यादा यात्राएं की है। हाँ, सारे धन्यवाद। संस्मरण होंगे तुम्हारे पास, उनको भी दिखाते रहना। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद दीदी। यात्राएं समृद्ध करती है। और सर, जैसे आपने अभी कहा कि हमारे पहाड़ में जो आप कह रहे हैं कि अगर बुलाया माने, तो इसके लिए भी एक मुहावरा है भाषा में, डोरी लगना। कि हम पता कि अगर केदार जान या बद्रीनाथ जान, डोरी लगल तो जोले धारी देवी जान। तो ये एक भाषा की बहुत हमारी समृद्धि है कि डोरी लगी छे तो मैं चली छो। तो जरूर आप डोरी लगली और आप यात्रा के लिए आएंगे। और मैंने ये महसूस किया है कि यात्राएं वास्तव में समृद्ध करती हैं। जो चीज आप पढ़कर आपको ज्ञान तो मिलता है, लेकिन सामने देखकर आप उन चीजों से जुड़ते हैं। मैंने ब्रह्म कमलों के बारे में बहुत जिज्ञासा थी, पढ़ा था, मैंने रुद्रनाथ की भी यात्रा की, लेकिन वहां मैं नहीं देख पाई थी उनको, वो ऊंचाई पर थे। लेकिन यहाँ मैं जब उनके बीच से गुजर रही हूँ, और मैं चाहती थी कि इसमें ये निशंक जी वाली किताब में ये जो ब्रह्म कमल है, आप देखिए ये फूल है, इसको निकट से देखना, ये जो दिख रहा है, इस फूल को निकट से देखना, ये आपको मतलब
क्या बोलना चाहिए कि वो अध्यात्म की जो पराकाष्ठा है, ये जो भाव है, वहां तक आपको ले जाता है। तो उसके बीच से जब हम गुजर रहे थे, अभी आदरणीय पवन सर बता रहे थे कि वास्तव में 2000 की यात्रा में एक जगह रास्ता इतना कठिन था कि बेंजवाल जी ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोग घास पकड़ के नीचे फिसलते जा रहे हैं और बहुत नीचे तक। तो उस समय बहुत सारी ऐसी स्थितियां हुई थी। तो उसकी बनिस्पत जो 2014 वाली यात्रा थी, उसमें रास्ते में बहुत सुधार हो गया। और अब आगे, अभी कुछ समय पहले हम लोग जो लौटी गांव से ही हैं भुवन नौटियाल जी, और समिति के जो अध्यक्ष हैं, और उनके पिताजी का भी बड़ा योगदान, देवराम नौटियाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस यात्रा को आगे ले जाने में। तो वो भुवन नौटियाल जी से अभी हम लोग, हमारी जो समिति है वो मिली है। तो ये बात हुई, उसमें हुई है कि भाई आगे की यात्रा और सुगम हो। तो यात्रियों को, जैसे हमें कांसुआ में रहने की थोड़ा मतलब अव्यवस्था हो गई थी, नहीं था क्योंकि इतना जन समूह पहुंच गया था। जो स्कूल थे तो वहां पर तो पुलिस थी रुकी हुई, उनकी व्यवस्था थी, तो रहने के लिए कहाँ हम रुके, तो दिक्कत हुई। तो इस बार उस समय के जितने हमारे अनुभव हैं, जिस तरह के भी अनुभव हैं, तो उन सारे अनुभवों को देखते हुए अब ये है कि जगह जगह इस तरह से भवन बनाए जाएं कि जहां हमारे यात्री रुक सके और उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। इस यात्रा का मेरा एक अनुभव और रहा कि इसमें जो अलग अलग जो समितियां थी, जो दिल्ली से भी आए थे, उन लोगों ने जो भंडारे लगाए, जो लंगर की व्यवस्था हुई, उससे भी यात्रियों को भोजन में बहुत सुविधा हुई। हम जब कांसुआ में थे तो वहां पर भी एक दिल्ली से ही कोई संगठन आया था, और कल कोई बता भी रही थी आपकी साधिका कि हमने भी लगाया, तो उसके द्वारा भी बहुत ज्यादा सुविधा हुई। जब हम शिला समुद्र और चंदनिया घाट की ओर जा रहे थे, तो वहां ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो वहां पर डाले जा रहे थे। तो कहने का आशय ये है कि आगे की यात्रा और सुगम हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, सबसे संपर्क किया जा रहा है, और अभी से इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि किस तरह से जहां पुल बनाने हैं या जहां रहने की आवासीय व्यवस्था करनी है, या रास्ते में अभी हमने नौटियाल जी से कहा कि जो नीचे उतरते समय फिसलते गए, कहीं कहीं तो पेड़ की टहनी पकड़ कर नीचे, और मैं बहुत दूर तक बैग सहित नीचे खिसकती चली गई। तो कपड़े के रंगों का पता नहीं चल रहा था कि कौन से पहने, मिट्टी में इतने हम लोग लटपट थे। तो वो कठिनाइयां कमतर होती चली जाएं, इसके लिए प्रयास रहेगा। और इसमें मैंने एक चीज बहुत महसूस की कि जो नारी शक्ति थी, उनके द्वारा जो लोक नृत्यों की और जो मांगलों की, जागरों की प्रस्तुतियां थी, वो बहुत, मतलब बहुत प्रभावशाली थी। मैं बैठी, कहीं नोट करने का भी प्रयास किया। बहुत सारे तो अब आ गए हैं। आदरणीय नंदकिशोर हटवाल जी जो साहित्यकार हैं, संस्कृत कर्मी हैं, जो इस राज्यात में थे, और कुरुड़ से वो लोग इस यात्रा में हम लोग मिले, तो उन्होंने भी इन जागरों का संकलन किया है। तो बहुत सारे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो जागर है, तो नंदकिशोर हटवाल जी ने तो, उनकी किताब का नाम भी चांसड़ी झमाको है, उसमें हमारे इन सारे जागरों का को संचित किया है। और ये जागर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति, हमारे लोक जीवन का एक प्रतिबिंब भी है। तो ये सारा कार्य हो रहा है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि कितनी छतोलियां गई, कौन कौन लोग, यहाँ तक कि जो मैं अभी निशंक जी की किताब देख रही थी, या बेंजवाल जी ने जो नोट किया कि जो जो लोग छतोली ले जा रहे थे, उनके नाम भी नोट किए गए, कहाँ से, किस गांव से। तो मैंने अभी आपको बताया कि लगभग हमारी 316 छतोलियां हैं। तो वो छतोलियां आई, और इस यात्रा से जो हमारी आर्थिकी है, वो आर्थिकी को भी बल मिलता है। तो ये यात्रा इस तरह से हर दृष्टि से, चाहे आप सांस्कृतिक दृष्टि से लगा लो, सामाजिक दृष्टि से लगा लो, तो ये यात्रा उत्तराखंड के लिए एक तरह से वरदान है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा पर्यावरण है, हम उसको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। कि कभी कभी होता है ना, हम खुशीवश, उत्साहवश, कोई ब्रह्म कमल हमने तोड़ दिया या जड़ी का पता चल गया, ले ली। तो हम यात्रियों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम, प्रकृति ने हमें इतना दिया है, और हमारी कोशिश हो कि वहां फिर जब बाद में कहा जाता है कि इतना वहां पॉलीथीन मिली या ये कचरा वहां मिला, तो इस चीज का हम ध्यान रखें। तो ये भी हम अगली यात्राओं के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। हाँ जी।
वो मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था। अभी आपने ब्रह्म कमल के बारे में बताया था, तो हाँ आजकल ब्रह्म कमल हमारे एरिया में काफी जगह, मतलब काफी लोगों के पास दिखाई दे रहा है, और वो हिमालय से कहाँ से लाए हैं तो मुझे नहीं वो पता है, वो किंतु वाला ब्रह्म कमल नहीं है, वो मैंने भी देखा है। वो जो ब्रह्म कमल है तो वो तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ही होता है, जहां पर जब ग्लेशियर पिघलता है और वो जो पानी नीचे आ रहा है, जो मोरेन वाला हमारा क्षेत्र है, जल वाला, तो वहां पर वो होता है। ये और है, ये कई मेरे पड़ोस में भी कई घरों में मैंने देखे, तो ये वो नहीं है। वो जो फेन कमल है, ये सारी चीजें, ये आप देखिए, ये इसमें भी ये सारा आप देखिए, पूरी बगिया है, ये भगवा बासा उसके पास का है। तो ये है ब्रह्म कमल, तो वो नहीं है, वो दूसरी तरह का फूल है, क्योंकि ये तो इतने ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में होता है। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी। जी और मैं, धन्यवाद दीदी। और हाँ हाँ बोलिए। जी, हाँ जब जब आप कह रही थी कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में जब यात्रा जाती है तो उस समय हमें पर्यावरण का खासा ख्याल रखना है। तो जब मैं कल शाम को आदरणीय वसंत विष्ट दीदी जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने काफी देर तक इसी यही बात दोहराई और कहा कि ये जो हमारे क्षेत्र हैं इनके लिए हमें आगे आना है। लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप भी बता रही थी, कि जो यात्री आते हैं तो वो अपनी यात्रा तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस यात्रा में पीछे रह जाते हैं। वो ये देखते रहते हैं कि कहाँ पे हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, हमने प्लास्टिक तो नहीं फेंका या कुछ दूसरी चीजें तो नहीं फेंकी। तो वो इस तरह की बातें कल साझा कर रही थी। हालांकि वो जुड़ नहीं पाई, क्योंकि वो कह रही थी कि उन्हें असल में थोड़ा इंटरनेट और जो मोबाइल सिस्टम है इससे थोड़ा वो दूरी बनाए रखते हैं, और इस कारण वो चला नहीं पाती हैं। तो उन्होंने खूब खूब शुभकामनाएं दी हैं योगाहार को कि इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं आदरणीय बीना दीदी जी को। और इसी क्रम में मेरे ख्याल से हाथ हैंड रेज है, श्री कृष्णा पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। आप अपनी बात रखिएगा जी। अगर हाँ सेमल जी, एक चीज मैं बताऊं, बसंती बिष्ट दीदी जी का मैंने इंटरव्यू लिया, और वो कई बार उनके घर मेरा आना जाना होता है। तो उन्होंने जी मुझे जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। मैंने कहा दीदी, मैं आपके गांव से भी होकर आई, तो मुझे गर्व का अनुभव हुआ कि वो ऐसी महिलाएं जिन्होंने इंटरव्यू दिया, कहती है कि मैं स्कूल जब जाती थी तो पिताजी ने मेरे लिए पाखड़ी बनाई थी सफेद कलर की, और किस तरह से पार्टी लेकर जाती थी वो, मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई महिला। तो उन्होंने एक बहुत पर्यावरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि बिना, जब हमारे गांव में बांज खुलता है, बांज जो चारे के लिए हम लोग काटते हैं, और बांज तो पहाड़ का कल्प वृक्ष है ना, तो वो जो खुलता है तो उससे पहले हम लोग एक तरह की पूजा करते हैं, और ये प्रकृति से मांगते हैं कि हम तुझे जितना हमें चाहिए। जो बात महात्मा गांधी भी कहते थे कि प्रकृति के पास हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उतना ही उससे लें जितनी जरूरत है, अनावश्यक लालच में आकर नुकसान न पहुंचाए। तो यही बात यहाँ पर बसंती दीदी भी कहती है कि हम लोग जब बांझ शुरू होता है, जैसे मेरे मायके देवशाल में भी है, तो बांझ, तो उससे पहले ये होता है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि जितना हमें जरूरत है पेड़ से, हम उतनी पत्तियां लेंगे, उससे ज्यादा हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दीदी इस चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि प्रकृति जो हमारी, और उनका तो गांव है इतना खूबसूरत, ऊपर पूरा जंगल है, और वहाँ जो चौलाई के खेत हैं, मतलब पूरा खेत ऐसे लाल दिखाई दे रहा था, फल बहुत वहां पर होते हैं। उससे पहले जो नाशपाती है वो खूब हमने वहां पर ली। तो ये दीदी की खासियत है कि वो जिस तरह से उन्होंने संस्कृति को संजोया अपनी किताब में और अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया, तो प्रकृति के प्रति और जो हमारे समाज में जो बाकी विसंगतियां हैं उनको दूर करने के प्रति भी वो सतत चिंतनशील रहती है। तो दीदी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। हाँ जी। और एक चीज और, मैं जिस मल्ल युद्ध की बात बता रही थी कि जो घतोड़ा में, जिससे मेरे सहपाठी भी थे, तो ये वो चित्र मैं अपने जो पटल पर उपस्थित साधक है उनको दिखाना चाहूंगी कि वो, ये निशंक जी की किताब है, उसमें ये चित्र है। देखिए मल्ल युद्ध हो रहा है कि किस तरह से वहां पर नंदा आगे बढ़ जाती है और इनको उलझा देती है मल्लों को युद्ध में, और वो आगे अपने मार्ग को प्रशस्त करती है। तो ये उसके चित्र है। इस किताब में आपको वो चौसिंग्या खाडू का भी मैं चित्र दिखाना चाहूंगी कि जो नंदा के साथ जा रहा है, उसकी अगवानी कर रहा है, उसके आगे आगे जा रहा है।
हाँ, ये फेन कमल है, वहां पर होता है। अभी एक साधक कह रहे थे, ये एक कमल है, ये भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में होने वाला कमल है। ये तो ब्रह्म कमल हो गया, और इसके साथ ये फेन कमल। तो ये जब आप जाते हैं, अगर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो प्रकृति का ये अद्भुत नजारा भी आपको वहां देखने को मिलता है। ये वो चौसिंगिया खाड़ू उसकी मेढ़ा है, जिसपे ये सारी ये उसकी जो सौगातें लोगों ने दी हैं वो बंधी हुई है। और ये सींग है उसका, चौसिंगा जो छोटा वाला सींग है, 4 सींग वाला, ये उसका चित्र, ये भी इसी पुस्तक में दिया गया है। जी, और साथ में निवेदन है कि कोई बहन जागर गीत या नंदा माँ नंदा का गीत हो वो प्रस्तुत कर सकें तो स्वागत है। और तब तक साथ में मैं आदरणीय जी मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि जबकि आप भी एक योजना बना रहे हैं कि आने वाले समय में जी जी आदरणीय पवन कुमार साहब जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर ये किताब देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैं आ जाऊं और किताब ले लूं और पढ़ने लग जाऊं इसको, क्योंकि बहुत सुंदर, उसमें बहुत सारे सुंदर चित्र हैं। और वो किताब किसी बुक स्टोर में उपलब्ध है, कैसे है, क्या है, कहाँ पर मिल ये सकती है? यहाँ देहरादून में विंसर पब्लिशिंग कंपनी है, तो वहां से ये छपी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब किताब है। इसमें पूरी यात्रा का वर्णन, जो हमारी सांस्कृतिक शब्दावली है उसका वर्णन, और क्या क्या इस यात्रा के पक्ष हैं, ये यहाँ। तो ये विंसर पब्लिशिंग का उनका ऑनलाइन का भी है, तो आप वहां से इसको उपलब्ध करा सकते हैं। ये वहां से मिलती है। तो जो बसंती बिष्ट जी की किताब है वो भी वहीं से पब्लिश हुई है। रमाकांत बेंजवाल जी की जो किताबें हैं नंदा राज जात पे, ये सब वहां से पब्लिश हुई है विंसर इनका इनका ऑफिस कहाँ पर है देहरादून में? देहरादून में। ये ऐसा घंटाघर के पास है। हाँ, और डिस्पेंसरी रोड के पास में जी। हाँ, डिस्पेंसरी रोड के पास सिटी सेंटर है, और उसमें ये है। और समय साक्ष्य के पास भी ये जो अच्छा, प्रकाशन समय होगा, साक्ष्य के पास है। हाँ, ठीक है, ठीक वहां है, भी ठीक उपलब्ध है, बहुत रहती बढ़िया। है। मैं आज जी मैं देहरादून आया हूँ आज, तो मैंने सोचा कि मैं मालूम कर अच्छा, लेता हूँ। देहरादून आप आए हैं, तो चलिए देहरादून में आपका स्वागत करती हूँ। देहरादून किस जगह है? FRI के पास, पंडितवाड़ी में। अच्छा, तो पंडितवाड़ी में कहाँ? पहले हमारा आवास पंडितवाड़ी में था, हम इधर अब शिफ्ट हुए हैं 1 साल पहले। पंडितवाड़ी कहाँ पे? प्रॉपर पंडितवाड़ी ये में? हाँ हाँ, लवली मार्केट के पास। बस तो वहीं पे घर था सर हमारा पहले, लवली मार्केट के पास, वहीं पे था घर। पकड़े गए, अब पकड़े गए, बिना उसके नहीं जा सकती हम। हाँ जी। मैंने कहा पवन कुमार सर जी पकड़े गए, अब बिना बहन जी बिना उसके नहीं जा पाएंगे भोजन के अभी। हाँ, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। जरूर जरूर, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ तब तो जी। हम किताब, आपके सारे किताबों का संकलन भी देख लेंगे। और जी जी आदरणीय बहन जी ने और आदरणीय श्री रमाकांत बेंजवाल जी ने उत्तराखंड की जो गढ़वाली बोली है उस पे भी बहुत सुंदर डिक्शनरी बनाई है। और बहुत यानी वो मेरे ख्याल से अभी तक की अद्वितीय डिक्शनरी है। तो एक डिक्शनरी भी आप लोगों के द्वारा बनाई गई और साहित्य में तो आप कई समितियों में भी हैं और कई पुस्तकें आपकी हैं। जी जी सर, मुझे यही कहना था। चलिए फिर मुझे तो ये मौका मिलेगा, मैं किताब आपके वहां से लेके उसको पढ़ना शुरू कर दूंगा, आपकी लाइब्रेरी से लेकर के। बहुत ही सुंदर। और जब ये हाँ, तो बहुत सुंदर। देखिए सहयोग, कितना सुंदर सहयोग है। मैं जानता हूँ रानू को, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। हाँ, समय तो साक्ष्य। रानू बिष्ट तो उत्तराखंड की पहली महिला प्रकाशक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ, पहले ये मैं बड़ा तो ये नारी शक्ति आप यहाँ भी देखिए, पहली महिला प्रकाशक है। और बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से उत्तराखंड जी, का जो साहित्य है, लोक साहित्य है, जो बाकी साहित्य भी है, उसको बहुत बहुत अच्छे ढंग सुंदर। से प्रवीण भट्ट जी हैं, तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और विंसर जी पब्लिकेशन भी है, और भी जी जी पब्लिकेशन है, तो बहुत लोक साहित्य को प्रमोट करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी, बहुत सुंदर।
चलिए, बहुत सुंदर आज का ये वर्णन हमारा बहुत अच्छा वो मिल गया। एक मैं तो एक खेमाल जी मौका को है। धन्यवाद दूंगी कि इनके माध्यम से आप सबसे जुड़ने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे भी मिला है और उस यात्रा को फिर से याद करने का मौका। तो मेरे बिल्कुल लिए भी ये बहुत सुखद संयोग था। ये 2 दिन बहुत मतलब यादगार बन गए हैं मेरे लिए। बिल्कुल। जी जी जी। और बहुत और धन्यवाद। हम सभी के द्वारा ये इस आशा के साथ धन्यवाद भी कि हम योगाहार की यात्रा के साथ साथ इस नंदा जात जो महायात्रा है उसमें सम्मिलित होंगे। जी आदरणीय पवन सर। जी, मैं बस ये कह रहा था, अभी तो हम यहाँ के हिमालय पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा, जो कि जहाँ पर ये नंदा देवी राजजात, इस तरह से मेरे ख्याल से हिमालय क्षेत्र में और विश्व के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर अपने अपने जगह पर बहुत ही अनुपम वहां पर उनकी उसके संस्मरण है। बहुत अच्छी उनकी कहानियां हैं और हर जगह की अपनी विशेषताएं हैं। मेरी आवाज अगर आ रही है, हमारे एक साथी डॉक्टर यशवीर जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई कमेंट्स हैं तो वो भी कुछ कमेंट दे सकते हैं। उन्होंने भी विश्व भर के पर्वतों में चक्कर लगाए हैं, तो अगर वो आज कुछ अपनी बात कह सकते हैं, नहीं तो एक दिन हम उनको अलग से बुला करके नहीं, हाँ सर, बहुत उनके भी अच्छी बात। संस्मरण सुनने का प्रयास करेंगे। यस यस। यशवीर जी, आप अगर हैं तो अवेलेबल हैं तो अपने कुछ कमेंट्स बहुत ही संक्षेप में हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी आवाज आ रही? सब जुड़े हैं तस्वीर सर। हाँ, लेकिन शायद अभी ये आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उनके साथ अलग से संवाद कर लेंगे। आज अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो उनके संस्मरण भी हम सुनेंगे आने वाले समय पर। और प्रकृति के साथ जो हम तालमेल की बात कर रहे हैं, उस तालमेल के ऊपर भी जो चीजें हो करनी है, जो चीज कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सब चीजों पर भी हम आने वाले समय पर बातचीत करेंगे। तो ये हमारी ये सांस्कृतिक ये जो पूरा माह है, ये हमारा संस्कृति के ऊपर, हमारे आध्यात्म के ऊपर समर्पित रहेगा। और आने वाले दिनों पर शायद हम एक दिन वहाँ की भी बातचीत करने वाले हैं। जनकपुरी, जनकपुरी, जहाँ सीता माँ का जन्म हुआ था, तो वहां से भी एक दिन आएंगे। और क्योंकि ये पूरा श्री राम के प्रति समर्पित है, तो अलग अलग जगह पर जो अलग अलग प्रसंग हैं, अलग अलग जगह की कहानियां हैं, उनको भी सुनने का हम प्रयास करेंगे इस योगाहार मंच पर। तो इतना कह के फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा समय भी आज भेज काफी हो दे गया है। आदरणीय अस्तित्व जी, आपका माइक ऑन है, इसे ऑफ करिएगा। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से कि आज की वार्ता, जबकि हाँ हमने आदरणीय बीना बेंजवाल दीदी के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र की महाकुंभ की यात्रा की है और जिसके लिए हम आने वाली 2026 के लिए प्रेरित हुए हैं, इन दृश्यांकनों पर अपनी बात रख कर के आदरणीय सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें, ऐसा निवेदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, सेमवाल जी। और मैं तो था ही नहीं यहाँ, मैं तो यात्रा में था और मैं तो उसका आनंद ले रहा था। और लगभग हमारे ऐसे कई भाई बहन बिल्कुल मस्त थे और ऐसा आज अद्भुत हमें आभास कर रहा था कि वाह, जो बहन जी ने आज यात्रा का दर्शन कराया। जो और हम ये भी अनुभव हमने किया है कि जो हमारी भागवत कथाएं होती हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, उसमें हम सुनते हैं और सुनने की बात सुनते हैं और निकल जाते हैं बाहर। उतना लोग नहीं उसको मनन कर पाते और आचरण पर नहीं चल पाते हैं। 10% चल पाते होंगे शायद, लेकिन बहुत ज्यादा ये जो आज यात्रा का हमने अनुभव किया है, ये कभी नहीं भूल सकता, ये दृश्य कभी नहीं भूल सकता है। और जब दृश्य आएगा तो हमेशा मनंदा की यात्रा की याद आएगी, आप सबकी याद आएगी। तो ये यात्राएं जो आदरणीय पवन कुमार जी का ये प्रस्ताव रहा है कि हम सब इसमें डूबे, तो हमारे आचरण में, व्यवहार में, भाषा में
और सात्विकता में और पवित्रता में निश्चित परिवर्तन वृद्धि होगी और परिवर्तन आएगा जनमानस कल्याण के लिए। ये इस प्रकार की जो यात्राएं हैं और ये वृतांत हैं और ये दृश्य हैं, ये वीडियोस हैं, ये कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, ये शास्त्र हैं, ये हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। और यह युगहार कार्यक्रम क्या से क्या कर रहा है, ये कोई पता नहीं कहाँ चला जाए, किस दिशा में चला जाता है और कैसे प्रस्ताव आ जाते हैं। अब जैसे ये प्रस्ताव आदरणीय पवन जी ने दिया, अपने आप आ गया और ये चलने लगा। तो बहन जी को बहुत बहुत प्रणाम। और आज आपने ये अद्भुत जो है जो दर्शन कराए, इसके लिए हम सब कृतज्ञ हैं। मध्य प्रदेश की धरती से, किसानों की ओर से, पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत शादीबाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मानंदा जी को प्रणाम करते हैं। और ये जो यात्रा आने वाली है, जैसे हमारे प्रदीप राज वर्मा जी कह रहे थे कि हम लोगों के मन में है कि जितना जो हो सके, और ये पवित्र और जो भाव देख रहे थे, वहाँ के जो भाव थे, ये भाव जब हृदय में आते हैं तो मन जो है लगता है कि बड़े भाग मानस कर पावा। वही दिखता है कि ये हमारा मानव का शरीर बड़े भाग से मिलता है, जिसको देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता ऊपर से देखते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, जो आज यात्रा में हमने देखा। बहुत बहुत शादीबाद। और आज के इस कार्यक्रम में आज के हमारे आदरणीय मुकेश सिंह गुरुजी रघुवंशी जी ने, वो भी उत्तराखंड से हैं। उन्होंने बहुत ही, तो हमेशा योग जब कराते हैं तो व्यक्ति के सारे चोटी से लेकर एड़ी तक के सारे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम करा देते हैं और उसके समाधान, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी बताते रहते हैं। उनको मैं इस मंच की, युगहार मंच की ओर से बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार आभार ज्ञापित करता हूँ। और आज के चीफ गेस्ट महोदय बहन जी ने कल भी, बेनिजा बहन जी ने कल भी और आज जो हमको मां नंदा जी की यात्रा का जो दिखाया है, और उसके लिए बहुत बहुत शादीबाद। आदरणीय अनिल राय जी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं अभी, आदरणीय आरती जी, आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय आशा जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय अष्टवा जी, आदरणीय भगवान दास जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनेश सिंह जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, जिनके संयोग से, जिनके समन्वय से, जिनके विशेष प्रयास से यह कार्यक्रम में 2-4 चांद लग रहे हैं और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन रहा है। ऐसे युवा और होनहार दिनेश जी, आपके पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूँ। डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल जी, डॉक्टर गजानन जी, आदरणीय गणपत जी, आदरणीय